Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 9, Heredity and Evolution. In previous video we had discussed dihybrid cross of Mendel, and today we will start part number 4, Evolution. Okay student, so what is evolution? Evolution means origin of new species. So student, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने देखा था इन हेरिडिटिकल प्रोसेस सम वेरिएशन अकर्स। जब हमने देखा था करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो क्या होता है, कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं, एंड दीज वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग जनरेशन टू जनरेशन। जब एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस जब चलता है तो ये वेरिएशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक बिल्कुल लॉन्ग प्रोसेस के बाद वो इतने ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है कि वो जो जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था बिल्कुल उससे डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। इट मीन्स न्यू स्पीसीज का ऑरिजिन होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, evolution. Okay student, so we can say evolution is the sequence of gradual changes. धीरे धीरे जो changes आ रहे हैं उनसे क्या होता है, evolution. And due to this process primitive organisms change into complex organism. सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई लाइफ की अर्थ पे तो सबसे पहले कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बने जिनको आपने 9th क्लास में जब हमने स्टडी किया था तो हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिनमें एक सेल भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। ठीक है, उनको हमने क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक। धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ और वो क्या बने, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियर रीजन पूरी तरह डेवलप है उन्हें हमने क्या कहा, यूकैरियोटिक, बट दे आर यूनिसेल्युलर। फिर उससे और कॉम्प्लेक्स जो डिज़ाइन बनी, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, देन टिश्यू फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन फॉर्मेशन हुआ, इस तरह से बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती गई। ओके स्टूडेंट, सो टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इस प्रोसेस में बहुत मिलियंस ईयर्स लगे और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म धीरे 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 डेवलप हो रहा है एंड फाइनली क्या होगा, न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। सो न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। तो समझ में आया आपको इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, ये था इवोल्यूशन। देन इवोल्यूशन की थ्योरी, सबसे पहले हम बात करेंगे डार्विन की। सो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सेड दैट हाउ लाइफ फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में कि सबसे पहले अर्थ पे सिंपल ऑर्गेनिज्म बने और उसमें धीरे धीरे चेंजेस होके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। सो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट केम टू जेबीएस हॉल्डेन। क्या कहा इन्होंने सजेस्ट किया कि लाइफ का इवोल्यूशन अर्थ पे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ होगा, यानी फर्स्ट जो सेल बनी होगी वो कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे उनसे बनी होगी। सो ही सजेस्टेड दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, फर्स्ट प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म बना होगा जो सबसे पहले, वो कुछ केमिकल सिंथेसाइज से बना होगा, कुछ रिएक्शंस हुई होंगी एनवायरनमेंट में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे और उससे सबसे पहले एक सिंपल प्रिमिटिव, सबसे जो पुराना कह सकते हैं यानी सबसे सिंपल जिसको हमने प्रोकैरियोटिक कहा, उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। सो द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म वुड अराइज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस। ये किसने बताया, जेबीएस हॉल्डेन ने। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया। कौन थे वो, स्टैनले मिलर और हैरोल्ड यूरे। The experiment conducted by Stanley L. Miller, Harold C. Urey in 1953. इसमें क्या किया इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज़ को प्रूफ करके बताया। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस बनाई, उसमें उन्होंने अर्ली अर्थ की सिचुएशंस को क्रिएट किया। ठीक है, दे असेंबल्ड एन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू दैट थॉट टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ।
ओवर वाटर। क्या किया इन्होंने, एक तरीका का एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें इन्होंने कुछ सिचुएशन क्रिएट की जैसा एटमॉस्फेयर अर्ली अर्थ पे एग्जिस्ट था, सोचा जाता है जिस तरह की गैसेस थी उन सबको लेकर के इन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। ओके स्टूडेंट, देन दिस वॉज मेंटेन एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को जस्ट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, क्योंकि हमें पता है अर्ली अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी हाई था, ठीक है। और कुछ उसमें से स्पार्क्स भी पास कराई, ठीक है, एंड स्पार्क्स वर पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। कौन कौन सी गैसेस ली, अमोनिया, मीथेन, इन गैसेस को लेके उसने एनवायरनमेंट क्रिएट किया ओवर वाटर और उसको टेम्परेचर मेंटेन किया और स्पार्क प्रोड्यूस कराई लाइटनिंग का इफेक्ट देने के लिए। तो क्या देखा उन्होंने, आफ्टर अ वीक 15% ऑफ कार्बन of methane converted into organic molecule. क्या देखा, at the end of week 15% of the carbon had been converted to simple compounds of carbon or we can say organic compounds including amino acids, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। मीथेन जो हमने लिया था, उन्होंने मीथेन लिया था, तो मीथेन में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो इस कार्बन का 15% यूज अप होके एमिनो एसिड्स और कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। और एमिनो एसिड से क्या बनता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी सेल के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इट मीन्स उन्होंने ये प्रूव करके बताया कि इस तरह से एक सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ विच मेक अप प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उन्होंने बताया इस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका फॉर्मेशन हुआ। तो स्टूडेंट ये तो प्रूफ हो गया कि अर्ली अर्थ पे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे उनकी केमिकल रिएक्शन से अर्थ पे लाइफ का अराइज हुआ और वी कैन से सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब हमें ये देखना है कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन किस तरह से बने होंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम पहले कुछ सिचुएशंस देखेंगे कि कैसे वेरिएशंस आते हैं और कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सिचुएशन नंबर फर्स्ट। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ रेड एंड ग्रीन बीटल्स। एक ग्रुप है रेड और ग्रीन बीटल्स का। फर्स्ट वहाँ पे सभी बीटल्स कैसी थी, रेड। कलर वेरिएशन अराइव ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब उनमें रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, एक वेरिएशन होता है, ठीक है, कलर में वेरिएशन आता है। ऑल बीटल्स रेड एक्सेप्ट वन दैट इज ग्रीन। तो इस वेरिएशन के बाद क्या होता है, जो सभी रेड बीटल्स थी उनमें एकदम से वेरिएशन आकर के एक ग्रीन बीटल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्रॉस फीड ऑन रेड बीटल्स, नंबर ऑफ बीटल रिड्यूसेस। अब क्या है, उस बुश में जहाँ पे ये बीटल्स हैं वहाँ क्रो हैं और वो इनको फीड कर रहे हैं, इनको खा रहे हैं और धीरे धीरे इनका नंबर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें सभी बीटल्स पहले रेड थी, बाद में एक ग्रीन बीटल आ गई, ठीक है, बाद में एक ग्रीन बीटल आ गई। अब क्रोज इनको धीरे धीरे फीड कर रहे हैं और इनका नंबर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड वन बीटल ग्रीन, एक बीटल ग्रीन है, ठीक है, तो वो अपनी क्या करेगी, प्रोजाइनी बनाएगी। प्रोजाइनी बीटल्स आर ग्रीन, तो उसकी प्रोजाइनी भी ग्रीन होगी। तो रेड बीटल भी है, ग्रीन भी है। रेड बीटल भी रिप्रोडक्शन करेंगी, उनसे न्यू रेड बीटल्स बनेंगी। और जो ग्रीन बीटल पहले एक ही बनी थी वेरिएशन के कारण, वो भी रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रोजाइनी बनाएगी, ठीक है। अब देखेंगे ये ग्रुप था रेड बीटल्स का, इसमें एकदम से अराइज हुई एक ग्रीन बीटल, ठीक है। अब रेड बीटल भी अपनी प्रोजाइनी बना रही है, ग्रीन बीटल भी अपनी प्रोजाइनी बना रही है, बट जो क्रोज हैं वो लगातार इस बुश में से बीटल्स को ईट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन बीटल्स को एक एडवांटेज मिला कि वो ग्रीन बुशेस में छुप गई, हाइड हो गई, क्योंकि ग्रीन कलर है तो वो ग्रीन में इजीली मिक्स हो गया। तो क्या हुआ, क्रोज कुड नॉट फीड ऑन ग्रीन बीटल्स एज दे गॉट कॉमफ्लेक्ट हाइड इन ग्रीन बुशेस, ठीक है। तो नंबर दोनों का इंक्रीज भी हो रहा था रिप्रोडक्शन से और क्रोज उनको ईट कर रहा था, डिक्रीज भी हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो रेड बीटल्स हैं उनको क्रोज धीरे धीरे खा रहे हैं और ग्रीन बीटल्स क्या कर रही है, ग्रीन बुशेस में हाइड हो रही हैं, इसलिए क्रोज उनको खा नहीं पा रहे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रीन बीटल इंक्रीजेस, ठीक है।
तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि ग्रीन बीटल्स का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है और लास्ट में एक सिचुएशन आई जब रेड बीटल्स खत्म हो गई और वहाँ क्या बन गई, ग्रीन बीटल्स। तो स्टार्टिंग में सारी बीटल्स कैसी थी, रेड, वेरिएशन आया, एक ग्रीन हुई, फिर क्योंकि उन्हें एडवांटेज मिल गया अपने ग्रीन कलर का तो धीरे धीरे रेड बीटल्स तो खत्म हो गई, रिड्यूस हो गया उनका नंबर और सभी बीटल्स ग्रीन हो गई। तो क्या एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ यहाँ पे, ठीक है, वेरिएशन के कारण धीरे धीरे वेरिएशन एक्यूमुलेट हुए और नई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर किसके थ्रू हुआ न्यू स्पीसीज का ओरिजिन, नेचुरल सिलेक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर में जो कंडीशन थी उसके कारण जो वेरिएंट थे, जो ग्रीन बीटल्स थी, उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिला। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला, ग्रीन बीटल्स गॉट द सर्वाइवल एडवांटेज और दे वर नेचुरली सेलेक्टेड। हम क्या कहेंगे, वो नेचुरल सेलेक्टेड हुई क्योंकि उनके पास ऐसा फीचर था, ऐसी क्वालिटी थी कि वो उस क्रोज जो उन्हें ईट कर रहे थे उससे बच पाई और हम कह सकते हैं वो उस एनवायरनमेंट में पूरी तरह से अडॉप्ट हो पाई। ठीक है, इसलिए उनका नंबर इंक्रीज हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, नेचर सिलेक्शन। ओके स्टूडेंट, दिस नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय क्रोज रिजल्टिंग इन द अडॉप्टेशन इन द बीटल्स टू फिट बेटर इन देयर एनवायरनमेंट। और ये नेचुरल सिलेक्शन किसके थ्रू हुआ, क्रोज के थ्रू हुआ और इसका रिजल्ट क्या निकला, जो बीटल्स थी जो अडॉप्ट थी उस एनवायरनमेंट में उनका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। तो ये एक मेथड है जिससे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। क्या नाम है इस मेथड का, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या इसी तरह से नई स्पीसीज का ओरिजिन होता है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं, तो आप देखेंगे सिचुएशन नंबर 2। यहाँ क्या हुआ, ग्रुप ऑफ रेड एंड ब्लू बीटल्स, ग्रुप है रेड और ब्लू बीटल्स का, मीन्स पहले सभी बीटल्स रेड थी, फिर उनमें कुछ वेरिएशन हुआ और अब की बार जो न्यू बीटल ओरिजिनेट हुई वो कैसी थी, ब्लू कलर की। ठीक है, पहले ग्रीन थी, यहाँ हम दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, अब रिप्रोडक्शन हो रहा है रेड बीटल्स के ग्रुप में, रेड बीटल्स अपनी प्रोजाइनी बना रही हैं। ऑल बीटल्स आर रेड एक्सेप्ट वन दैट इज ब्लू, लेकिन वेरिएशन के कारण एक बीटल कैसी हो गई, ब्लू, बाकी सब कैसी हैं, रेड। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बीटल इंक्रीजेस एज दे रिप्रोड्यूस, अब रेड बीटल्स धीरे धीरे अपनी प्रोजाइनी बना रही है, उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ब्लू बीटल भी अपनी प्रोजाइनी बनाएगी, ठीक है, जो वेरिएशन उसमें आया वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो वो भी अपनी प्रोजाइनी बना करके अपना नंबर इंक्रीज करेगी। ठीक है, ब्लू बीटल रिप्रोड्यूस एंड नंबर ऑफ ब्लू बीटल इंक्रीजेस, दोनों का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो देखेंगे ये रेड बीटल का ग्रुप था, यहाँ पे एक ब्लू बीटल का ओरिजिन हुआ, धीरे धीरे दोनों रिप्रोड्यूस कर रही है, रेड बीटल अपनी प्रोजाइनी बना रही है, ब्लू बीटल अपनी प्रोजाइनी बना रही है, तो दोनों का नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब क्या हुआ, नाउ क्रोज कैन सी बोथ ब्लू एंड रेड बीटल एंड कैन ईट दैम एंड नंबर रिड्यूसेस। अब यहाँ भी कुछ क्रो हैं लेकिन वो दोनों बीटल्स को देख सकते हैं, रेड को भी ब्लू को, तो दोनों को वो ईट कर रहे हैं, तो नंबर रिप्रोडक्शन से थोड़ा इंक्रीज भी हो रहा है बट क्रोज उनका नंबर रिड्यूस भी कर रहे हैं। अब क्या होता है, सडनली एलिफेंट कम्स एंड स्टैम्प्स ऑन द बुशेस, एक एलिफेंट आता है और उस बुश पे अपना स्टैम्प रख देता है, तो क्या होगा, ये बीटल्स डेड हो जाएंगी। ठीक है, अब एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि जहाँ उस एलिफेंट का फुट था वहाँ पे सभी रेड बीटल्स थी। ठीक है, तो यहाँ कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि जो एलिफेंट आया और उसके कारण जो रेड बीटल्स थी वो सारी वहाँ पे उसके पैर के नीचे दब गई और डेड हो गई। ठीक है, बीटल्स लेफ्ट आर मोस्टली ब्लू, और जो ब्लू बीटल्स थी ज़्यादातर वही बच गई। इट अ मैटर ऑफ चांस, यहाँ पे कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बाय चांस हुआ। ठीक है, तो हमने देखा रेड बीटल्स खत्म हो गई क्योंकि एलिफेंट ने उस पर पैर रख दिया और ब्लू बीटल्स बच गई, अब वो अपनी अपनी धीरे धीरे प्रोजाइनी बनाएंगी। तो स्टार्टिंग में रेड बीटल्स थी, अब कैसी हैं सारी, ब्लू, न्यू स्पीसीज बनी, लेकिन यहाँ किसके कारण बनी, इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला, ब्लू बीटल्स डिड नॉट गेट सर्वाइवल एडवांटेज। हमने ये तो देखा कि अब सारी ब्लू बीटल्स हैं लेकिन उन्हें कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला है जैसे कि ग्रीन बीटल्स को मिला था। ठीक है, एलिफेंट सडनली कॉज्ड मेजर हैवॉक इन बीटल पॉपुलेशन, सिर्फ एक सडन एक्सीडेंट हुआ एलिफेंट के थ्रू और उसके कारण बीटल्स की पॉपुलेशन में चेंज हो गया, रेड बीटल्स सारी मर गई और ब्लू बीटल्स बच गई। ओके स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है,
From this we can conclude that accidents can change the frequency of some genes. तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि sometimes accident भी किसी जीन की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं. पहले रेड बीटल्स वाला जीन पॉपुलर था पॉपुलेशन में, बाद में ब्लू बीटल्स वाला जीन पॉपुलर हो गया, कॉमन हो गया. दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड लीड्स टू वेरिएशन. तो इसे कहते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ये दूसरा मेथड है जिसके कारण वेरिएशंस होते हैं, या हम कह सकते हैं इवोल्यूशन होता है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस सिचुएशन नंबर 3. और क्या सिचुएशन हो सकती है? ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स एंड बुशेस. यहाँ हम बात कर रहे हैं रेड बीटल्स का ग्रुप है और बुशेस है. ठीक है, दूसरी कोई तरह की बीटल्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स एंड हैबिटेट ऑफ बीटल बुशेस. दो चीज़ें हमारे पास, एक रेड बीटल्स का ग्रुप है और उनका हैबिटेट है जिसको हम बुश कह रहे हैं. ठीक है, सफ़र फ्रॉम प्लांट डिजीज. तो इन बुशेस में क्या हुआ, कोई डिजीज हो गई, प्लांट डिजीज. जैसे एनिमल्स में होती है वैसे प्लांट में भी कुछ डिजीज होती हैं. ठीक है, एवरेज वेट ऑफ बीटल्स डिक्रीजेस ड्यू टू पुअर नॉरिशमेंट. अब क्या होगा, उस प्लांट में कोई डिजीज हो गई है, कोई वॉर्म इंसेक्ट किसी के कारण, जिससे वो प्लांट धीरे 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 सूख रहे हैं. तो क्या होगा, उन पे रहने वाली जो बीटल्स हैं उनको फूड नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका भी एवरेज वेट और नंबर रिड्यूस होगा. ठीक है, क्योंकि उनको पुअर नॉरिशमेंट मिल रहा है, प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये रेड बीटल्स हैं, ये अपने प्रोजाइनी बना रही है धीरे धीरे क्योंकि प्लांट में डिजीज हो गई, तो इनका जो नंबर है और एवरेज वेट है वो डिक्रीज हो रहा है. नंबर ऑफ बीटल्स केप्ट ऑन रिड्यूसिंग. ठीक है, बट लेटर ऑन प्लांट डिजीज गेट एलिमिनेटेड. बाद में क्या होता है, प्लांट में वो डिजीज ठीक हो जाती है. ठीक है, लेटर प्लांट डिजीज गेट एलिमिनेटेड. अब क्या होगा, अब वापस से प्लांट खूब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो बीटल्स को अच्छे से फूड मिल रहा है. तो क्या होगा, वो जो स्टार्विंग बीटल्स थी जिनको पहले प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था, अब उन्हें प्रॉपर फूड मिलेगा और उनका नंबर और एवरेज वेट वापस से इंक्रीज हो जाएगा. नंबर एंड एवरेज वेट ऑफ बीटल्स इंक्रीजेस अगेन. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से वापस से उनका नंबर और एवरेज वेट इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो ये जो थर्ड सिचुएशन थी, ये कैसी सिचुएशन थी, एनवायरमेंटली. इसमें क्या हुआ था, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ था. बुशेस में डिजीज हो गई थी और उनको अच्छे से फूड नहीं मिल रहा था. लेकिन ये कैसा चेंज था, ये टेम्परेरी चेंज था. तो क्या यहाँ पे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, नहीं. ठीक है, सिर्फ कैसा चेंज था, ये टेम्परेरी चेंज. ओके स्टूडेंट्स, सो कंक्लूजन इज दैट नो जेनेटिक चेंज हैज़ अकर्ड. यहाँ पे कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई ब्लू बीटल हो गई, कोई ग्रीन हो गई. इन द पॉपुलेशन ऑफ बीटल, द पॉपुलेशन गेट अफेक्टेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज. एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वो अफेक्टेड हुई क्योंकि एनवायरमेंट में कुछ चेंज था. ओके स्टूडेंट, तो हमने 3 सिचुएशन देखी. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड में हमने देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट और थर्ड में हमने देखा एनवायरमेंटल चेंज. तो हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि एनवायरमेंटल चेंज के कारण एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही कोई चेंज आएगा. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमारे को एक टर्म आती है निकल के, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट. हमने जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में देखा, वहाँ पे हमने देखा कि जो ब्लू या ग्रीन बीटल फॉर्म हुई थी, उनका ये जो कैरेक्टर था ब्लू और ग्रीन कलर, ये दूसरी जनरेशन में भी जा रहा था. उसको हम कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट. लेकिन हमने देखा थर्ड सिचुएशन में जो बीटल स्टार्विंग कंडीशन में थी, जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था, क्या वो कैरेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा था, नहीं. अगर नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपर फूड मिल रहा है तो वो हेल्दी होंगी और उनका एवरेज वेट इंक्रीज होगा. तो वो एक ऐसा कैरेक्टर था, इट इज़ एक्वायर ट्रेट. वो कैसा ट्रेट था, एक्वायर, जो उस ड्यूरेशन में एक्वायर किया गया था. ठीक है, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सोमेटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन पढ़ा था ना, बिल्कुल वही चीज़ है. एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट. एक्वायर्ड ट्रेट मीन्स सोमेटिक वेरिएशन, जो बॉडी सेल्स में होते हैं, जो किसी कंडीशन के कारण ड्यूरिंग लाइफ डेवलप होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज करूं और मसल्स को बिल्डअप करूं, तो वो एक कंडीशन थी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी भी मसल्स वैसी ही बाय बर्थ होंगी. ठीक है, तो वो हमने कंडीशन डेवलप की. लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट कैसे थे, जो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होते हैं. तो देखेंगे एक्वायर्ड ट्रेट, दीज आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन. किसी स्पेशल कंडीशन के कारण आए हैं,
जैसे कि हमने थर्ड एग्जाम्पल में देखा, प्लांट में डिजीज होने के कारण बीटल्स का वेट रिड्यूस हुआ था, तो वो एक कंडीशन थी, तो हमेशा के लिए रिड्यूस होगा ऐसा नहीं है। अगर नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपर फूड मिलेगा तो उनका एवरेज वेट अच्छा होगा, ठीक है। एंड इनहेरिटेड ट्रेट, दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उन्हें हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजाइनी, और ये वही बात है कि एक्वायर्ड ट्रेट प्रोजाइनी में ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। अगर मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक सीख लूँ या आप बहुत अच्छा म्यूज़िक सीख लें तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने आप बाय बर्थ बहुत अच्छी सिंगर बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड इनहेरिटेड ट्रेट गेट ट्रांसफर टू द प्रोजाइनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है इनके बीच में, जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं उनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। क्या इससे इवोल्यूशन हुआ नहीं, जो बीटल्स थी वो स्टार्विंग कंडीशन में थी, उनका वेट रिड्यूस हुआ, बाद में वापस इंक्रीज हुआ, तो क्या इससे न्यू स्पीसीज बनी, नो, इवोल्यूशन नहीं हुआ। सो दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, एक्वायर्ड ट्रेट्स इवोल्यूशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट इनहेरिटेड ट्रेट कैन डायरेक्ट इवोल्यूशन, दे आर हेल्पफुल इन evolution. For example, low weight of starving beetles, जो starving beetles थी उनका low weight होना, ये कैसा trait था, acquired trait था, ठीक है। and color of eyes and hair, ये कैसे trait हैं, they are inherited trait, और height ले सकते हो आप, या आप hair type ले सकते हो, ये सभी कैसे trait हैं, inherited trait है, ओके स्टूडेंट। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट हम ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर करते हैं, किसी स्पेशल कंडीशन से या कोई एफर्ट करके हम उसको अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, ओके। और इनहेरिटेड जो हमें बाय बर्थ मिले हैं अपने मदर फादर से, ओके स्टूडेंट। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है, फॉर्मिंग न्यू स्पीसीज। हमने अभी देखा कि कैसे इवोल्यूशन में ग्रेजुअल चेंज होता है, वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं और धीरे धीरे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेशिएशन। तो स्पेशिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज कम्स इनटू बीइंग, ठीक है, जिससे न्यू स्पीसीज ऑरिजिन में आए, एग्जिस्टेंस में आए, वही प्रोसेस क्या है, स्पेशिएशन। अब बात है स्पीसीज क्या है, मैंने बार बार आपको ये वर्ड बोला स्पीसीज, तो आपको पहले ये समझना होगा कि स्पीसीज क्या है। A species is a group of organisms which can reproduce with each other and can produce a fertile offspring। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये दो स्पीसीज हैं A और B, ठीक है, तो अगर मैं एक स्पीसीज की बात करूं A, B दूसरी है, और तो जो इसके अंदर जो सभी ऑर्गेनिज्म होंगे ये एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो प्रोजाइनी बनेगी वो कैसी होगी, फर्टाइल, यानी वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्टाइल का मतलब कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दूसरी बी स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन करे तो वो पॉसिबल नहीं है, उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। Species is a group of organisms that can reproduce with one another to produce a fertile offspring and is reproductively isolated from other organisms। जो अदर ऑर्गेनिज्म है, जो दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, उनसे ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने चाहिए, यानी उनसे ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते नेचुरली। और अगर हम आर्टिफिशियल मेथड से, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में आप पढ़ेंगे, ठीक है, हमने वीट और मेज़ को मिला करके एक इंटर वैरायटी कोई नया हाइब्रिड बनाया, तो वो हो सकता है वो आर्टिफिशियल तरीके से होगा प्लांट्स में, बट उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्योंकि क्या है, वो इंटर स्पीसीज हमने क्रॉस कराया है, तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना पाएगा। लेकिन एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो समझ में आ गया स्पीसीज क्या होता है। नाउ वेज बाय विच स्पेशिएशन टेक प्लेस, किस किस तरह से स्पेशिएशन होता है, कौन कौन से मेथड से होता है। सो स्पेशिएशन टेक प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विद जियोग्राफिकल आइसोलेशन। वेरिएशन बहुत स्मॉल स्मॉल है, सिर्फ उन वेरिएशन से ही एकदम से न्यू स्पीसीज बन जाए ऐसा नहीं होता, उसके साथ क्या कंबाइंड होगा, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो क्या है, इस टर्म को समझते हैं। इससे पहले हम कुछ
डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट वेज जिनसे स्पेशिएशन होगा उसको पहले समझेंगे, देन वी विल डिस्कस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। सो फर्स्ट टर्म इज जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं कि एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, उस पर सपोज कोई बीटल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी बहुत सारी वेराइटी स्प्रेड है, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज ये जो रेंज है इसमें बहुत सारी बीटल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक ही स्पीसीज है। अब क्या होता है, इस पॉपुलेशन के, क्योंकि माउंटेन रेंज काफ़ी बड़ी है, बहुत दूर तक स्प्रेड है, तो इनके छोटे छोटे से ग्रुप्स बने होंगे, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेन एक ग्रुप में रह रहे हैं, कुछ दूसरे ग्रुप में रह रहे हैं, कुछ तीसरे में, इस तरह से उन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं। इसको हम सब पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। अब ये जो सब पॉपुलेशन है ए बी सी, हम इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ए जो सब पॉपुलेशन है, ग्रुप है, इसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बी वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये भी एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लोकल एरिया, सी वाले भी आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन कोई एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि ए पॉपुलेशन में से कोई एक ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करके बी वाली सब पॉपुलेशन में आ जाता है, माइग्रेट होकर के, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, एक ही माउंटेन रेंज पे थोड़ी डिस्टेंस पे ये स्प्रेड है। तो क्या होगा, ए से कोई ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करके बी सब पॉपुलेशन में आ गया। अब क्या होगा ये, अब ये क्योंकि यहाँ आके यहीं रहने लग गया, तो ये यहाँ की लोकल पॉपुलेशन से, लोकल ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ए सब पॉपुलेशन में जो जीन था कोई पर्टिकुलर करेक्टर वाला मान लो, वो दूसरी पॉपुलेशन में एंटर हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो। जीन का फ्लो एक सब पॉपुलेशन से दूसरी सब पॉपुलेशन में हुआ। ये कब हुआ, जब सब पॉपुलेशन एक दूसरे से पार्टली सेपरेटेड थी, कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं थी। मतलब वो डिफरेंट ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने, वो पार्टली एक दूसरे से दूर है, सेपरेटेड है, बट वो ऐसे सेपरेटेड नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम माने कि एक क्रो था जिसने इस बीटल को पिक किया और इसको बिना ईट किए, बिना खाए ही दूसरी पॉपुलेशन में डाल दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, दूसरी पॉपुलेशन में चला गया, तो एक पॉपुलेशन का जीन दूसरी सब पॉपुलेशन में एंटर हो गया, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। कब होगा ये, जब पॉपुलेशन जो है वो पार्टली सेपरेटेड होंगी, कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होंगी, ठीक है। तब एक पॉपुलेशन से अगर दूसरी पॉपुलेशन में जीन एंटर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो, ठीक है। तो इस जीन फ्लो के कारण वेरिएशंस हो सकते हैं, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। सपोज यहाँ सारी रेड बीटल्स थी और ग्रीन बीटल्स यहाँ से आ जाए और यहाँ से रिप्रोड्यूस करके यहाँ पर भी ग्रीन बीटल वाला जीन एंटर करा दे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या था, एक एक्सीडेंट, एक रैंडम एक्सीडेंट जिसके कारण पॉपुलेशन में कोई एक जीन की कॉमन अबंडेंस कम हो जाए और एक किसी की इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो इट इज़ अ रैंडम चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिल, और वी कैन से जीन पे है कोई रैंडम चेंज जिसके कारण किसी एलिल या जीन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए। जैसे हमने बीटल्स के एग्जाम्पल में देखा था कि एक्सीडेंट के स्टैम्प करने के कारण रेड बीटल वाला जीन वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और ब्लू बीटल्स वाले जो प्रोजाइनी थी वो बहुत सारी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, तो सक्सेसिव जनरेशन में एक रैंडम चेंज के कारण एलिल्स की फ्रिक्वेंसी में चेंज होना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके स्टूडेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक प्लेस ड्यू टू सीवियर चेंज इन डीएनए, या तो ये डीएनए में चेंज होने के कारण होगा, आइदर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या तो डीएनए में चेंज होगा या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज होगा, तब क्या होगा वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो कौन कौन से टू मेथड देखे हमने, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन, जो हमने बीटल्स के फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि कोई वेरिएशन आता है और वो वेरिएशन उस स्पीसीज को, उस ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो स्पीसीज आगे कंटिन्यू हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। So the process by which nature selects and consolidates those organisms which are more suitable, adapted and possess favorable variation, जिनके अंदर favorable variations होंगे वो ही उस नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इस थ्योरी को हम
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। यानी मान लो 3 स्पीसीज हैं, एक ही स्पीसीज से 3 वैरायटी बनी ए बी सी। अब इनमें से ए बी सी में से जिसमें सबसे ज़्यादा अडेप्टेशन होगा उस एनवायरनमेंट के लिए, सपोज बी में ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में सबसे मोस्ट अच्छे तरीके से, फेवरेबल तरीके से फिट रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो वो तो आगे कंटिन्यू करेगा। और जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है कि वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 वेज थी स्पेशिएशन की। नाउ द 4th पॉइंट कम्स ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जो कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यू स्पीसीज की ऑरिजिन में। कैसे करता है तो समझेंगे स्टूडेंट्स। अभी हमने जैसे जीन फ्लो में एग्जांपल देखा था कि 3 सब पॉपुलेशन थी ए बी सी, बट वो पार्टली सेपरेटेड थी। लेकिन अब सपोज कोई ऐसी चेंज हो, कुछ ऐसा ज्योग्राफिकल चेंज हो कोई रिवर या माउंटेन रेंज के कारण कि पॉपुलेशन एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाए, बीच में कोई बहुत बड़ी रिवर आ जाए, कोई बहुत बड़ा माउंटेन रेंज आ जाए, ठीक है। अब ये एक ही स्पीसीज की 2 सब पॉपुलेशन थी, लेकिन इनके बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर आ गया है ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब ये ए वाली स्पीसीज अपने आपस में ही इंटरब्रीडिंग करेगी, बी वाली अपने आपस में ही इंटरब्रीडिंग करेगी, सी वाली अपने आपस में ही इंटरब्रीडिंग करेगी। यहाँ कोई जीन फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ए वाली स्पीसीज में वेरिएशन आ रहे हैं, बी वाली में भी वेरिएशन आ रहे हैं। धीरे धीरे ये बी वाली स्पीसीज इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी वेरिएशन होकर के कि ए वाली उससे और बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी। अब ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे। बहुत लॉन्ग टर्म के बाद इनमें इतने वेरिएशन एक्यूमुलेट हो गए क्योंकि जीन फ्लो हुआ नहीं, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि अब हम अगर ए वाले ऑर्गेनिज्म को बी वाले से रिप्रोड्यूस कराएं तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्पीसीज बन चुके हैं। दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो देखेंगे इट इज कॉज्ड बाय माउंटेन रेंज, रिवर एटसेट्रा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और धीरे धीरे ज्योग्राफिकली वो आइसोलेट हुए थे और एक लॉन्ग टर्म के बाद वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी हो जाएंगे, ड्यू टू विच देयर इज नो फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन सेपरेटेड ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। जो सेपरेटेड ग्रुप थे उनमें कोई जीन फ्लो नहीं हुआ, इसके कारण एक लॉन्ग टर्म के बाद वो रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल isolation. Okay students, so these are the different ways of speciation. Okay student, now we will discuss some question answer related to the topic. First question is, what are the different ways in which individual with a particular trait may increase in a population? कि कौन कौन सी ways हैं different जिससे कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर ट्रेट वाला, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाला इंडिविजुअल इंक्रीज हो जाता है किसी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हमने बीटल्स के एग्जांपल में देखा कि पहले एक ही बीटल ग्रीन थी लेकिन उसको सर्वाइवल एडवांटेज मिला, वो ग्रीन बुशेस में हाइड हो गई, इसलिए धीरे धीरे उनका नंबर इंक्रीज हो गया। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन के कारण हमने देखा कि ग्रीन बीटल्स जो है उस पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो व्हेन द ट्रेट ऑफर सम सर्वाइवल एडवांटेज, तब भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी सडन एक्सीडेंट के कारण भी हमने देखा कि कैसे उसमें ब्लू बीटल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, रेड बीटल्स सारी खत्म हो गई। तो सडन एक्सीडेंट के कारण भी ऐसा हो सकता है कि कोई जीन या कोई पर्टिकुलर ट्रेट वाला इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में कॉमन हो जाए या इंक्रीज हो जाए। सो व्हेन सम जीन्स गवर्निंग दैट ट्रेट बिकम कॉमन इन द पॉपुलेशन, ठीक है, तब उससे क्या होगा, वो ट्रेट उसमें उस ट्रेट को रखने वाला इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका जो जीन था उस ट्रेट को गवर्न करने वाला वो कॉमन हो गया पॉपुलेशन में। क्योंकि ब्लू बीटल्स वाला जीन कॉमन हो गया, रेड बीटल्स वाला जीन खत्म हो गया। जब रेड बीटल्स ही खत्म हो गए तो उनका जीन भी खत्म हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड ट्रेट। और जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो कंडीशन के कारण डेवलप होते हैं, जैसे स्टार्विंग बीटल्स में हमने देखा, तो सभी बीटल्स क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें
प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला, तो सभी बीटल्स का एवरेज वेट रिड्यूस हो गया था। सो एक्वायर्ड ट्रेट के कारण भी ऐसा हो सकता है। व्हेन द ट्रेट गेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल लाइफ टाइम, तो वो भी जो वो ट्रेट वाले जो इंडिविजुअल हैं वो भी नंबर में उस टाइम के लिए जब तक वो कंडीशन रहेगी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why are the traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि एक्वायर्ड ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड क्यों नहीं होते? तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट कहाँ पे चेंज लाते हैं? दे चेंज इन बॉडी सेल्स, जिनको हमने सोमेटिक वेरिएशन भी कहा था। तो ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं इनका चेंजेस कहाँ आता है? बॉडी सेल्स में, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट कहाँ चेंज करते हैं? गैमेट सेल में। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसका ट्रांसफर होगा? गैमेट्स का। ठीक है, बॉडी सेल्स का ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो इसलिए वो ट्रेट्स जो होंगे वो भी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे। सो दिस हैपन बिकॉज एन एक्वायर्ड ट्रेट इन्वॉल्व्स चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू और वी कैन से बॉडी सेल्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू जर्म सेल्स। तो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू जैसे हमारी मसल सेल्स, इन सब में ये चेंजेस आएंगे, तो ये कभी भी जर्म सेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, और द प्रोजाइनी, तो ये प्रोजाइनी में भी नहीं जाएंगे। देयरफॉर दीज कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसलिए ये क्या होते हैं? इनहेरिटेड नहीं होते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर अ कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स? टाइगर्स का नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है ये एक चिंता की बात क्यों है, कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, या कॉज ऑफ वरी क्यों है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो स्टूडेंट, अगर टाइगर स्पीसीज़ का नंबर ऐसे ही रिड्यूस होता रहा तो बहुत फ्यू मेंबर्स उनके बचेंगे, तो जितने कम नंबर्स होंगे उतना ही कम वेरिएशंस होगा। ठीक है, और अगर वेरिएशन कम होगा तो उनके सर्वाइवल के चांस भी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फ्यू मेंबर्स ही हैं टाइगर्स के और उनमें वेरिएशन भी बहुत कम हुआ है, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स नहीं हैं। अब कोई भी एक ऐसी डिजीज़ हुई जो उन टाइगर्स को इफ़ेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनके सारे ही मेंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो द स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डू नॉट अलाउ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन टू अकर विच आर असेंशियल टू सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। तो नंबर कम होगा तो वेरिएशन भी कम होंगे, वेरिएशन कम होंगे तो सर्वाइवल के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, ए डेडली डिजीज और क्लैमिटी में कॉज डेथ ऑफ ऑल द टाइगर, और फिर कोई भी एक डेडली डिजीज के कारण या कोई भी एक क्लैमिटी के कारण सभी टाइगर्स खत्म हो जाएंगे, उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसलिए क्या है? कॉज ऑफ वरी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज will geographical isolation be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species? Why or why not? हमने अभी geographical isolation को डिस्कस किया था, तो क्या geographical isolation के कारण किसी self pollinated plant species के स्पेशिएशन में कोई इफेक्ट होगा? Why और why not हमें रीज़न भी बताना है। सो स्टूडेंट, यहाँ geographical isolation का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज जब हम बात करें सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट की, तो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में क्या होगा स्टूडेंट? जो मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन है, वो सेम फ्लावर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। ठीक है, तो सेम प्लांट में ही हो रहा है, ये एक ही फ्लावर के जो स्टेमन है वहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होके उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहा है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो डिफरेंट दूसरे प्लांट से होगा, दूसरे प्लांट से उसको मतलब ही नहीं है, यहाँ तो क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ पॉलन अमॉन्ग डिफरेंट प्लांट्स। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से क्या इफेक्ट पड़ सकता है कि पॉलन का ट्रांसफ़र डिफरेंट प्लांट्स में नहीं होगा, लेकिन जब स्पीसीज ही सेल्फ पॉलिनेटिंग है तो उसे डिफरेंट प्लांट की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाउएवर सिंस द प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट अफेक्ट स्पेशिएशन इन दिस केस। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उसे दूसरे प्लांट की नीड ही नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduce
एसेक्सुअली, वाई और वाई नॉट। यही क्वेश्चन पूछा गया कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के स्पेशिएशन पे क्या इफेक्ट डालेगा। सो स्टूडेंट यहाँ भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजाइनी बनाता है, तो ज्योग्राफिकली वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर आइसोलेट भी है तो उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो नो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन डज नॉट इफेक्ट मच इन asexually reproducing organism. Asexually reproducing organism pass on the parent DNA to the offspring that leaves no chance of speciation. तो क्या होता है asexual में, क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपना जीन दूसरे अपने नेक्स्ट प्रोजेनी को दे दिया, तो यहाँ स्पेशिएशन का कोई चांस नहीं है। ठीक है, और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से भी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाउएवर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वर्क्स एज अ मेजर फैक्टर इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज। तो कहाँ फर्क डालेगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, या तो अगर हम प्लांट की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज होनी चाहिए, या अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से कोई फ़र्क पड़ेगा। बाकी सेल्फ पॉलिनेटिंग में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल समराइज व्हाट वी हैड डिस्कस इन टुडेज टॉपिक। First, we will discuss about evolutionary process. It is a sequence of gradual change which take place in primitive organisms and leads to formation of new species. Then we discussed Darwin theory. He suggested that simple body design forms complex body design. ठीक है, पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, दैन वो डेवलप होकर के कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन में फॉर्म हुए। दैन वी डिस्कस अबाउट JBS हॉल्डेन, उन्होंने भी यही बताया कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनसे लाइफ का सिंथेसाइज हुआ, यानी कि सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, डन बाय स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड यूरे। ही conducted an experiment and made the environment of early earth and used some gases, methane, ammonia, etc. over earth. He maintained temperature and sparks are passed, and he found after a week 15% of carbon converted into organic molecules and amino acids. तो क्या देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कि अर्ली अर्थ की अगर उन्होंने कंडीशन क्रिएट की, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ, तो क्या देखा, कुछ वीक के बाद जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, इनका सिंथेसाइज स्टार्ट हो गया। तो इससे उन्होंने प्रूफ किया कि इसी तरह से सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस सम मेथड बाय विच स्पेशिएशन, अगर उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जिसमें हमने देखा कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन के कारण, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण या एनवायरमेंटल चेंज के कारण बीटल्स की पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आ रहे थे। दैन वी डिस्कस अबाउट एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड दे डेवलप ड्यू टू सम कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हमने देखा था एग्जांपल थर्ड में, प्लांट में डिजीज होने के कारण बीटल्स जो थी वो प्रॉपर नरिशमेंट के कारण वीक हो गई थी, उनका एवरेज वेट डिक्रीज हो गया था। ठीक है, एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स वी एक्वायर फ्रॉम आवर मदर फादर और वी कैन से पेरेंट्स बाय बर्थ, जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं वो क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। and acquired traits cannot be inherited in next generation, while inherited traits can transfer in next generation and they take play an important role in evolution. For example, starving beetles का जो एवरेज वेट लॉस हुआ था वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है, वो इवोल्यूशन को डायरेक्ट नहीं कर सकता है, बट स्किन कलर, हाइट, ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। दे टेक प्लेस इन गैमेट्स और वी कैन से जर्म सेल्स। ओके स्टूडेंट, then we discuss some ways of speciation. First we discuss about gene flow. Gene flow occurs when populations are partly separated, not completely separated. ठीक है, हमने देखा एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म माइग्रेट होकर के जाता है तो क्या होता है, जीन का फ्लो होता है. Then we discuss about natural selection in which some survival advantage can cause
न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन। जैसे हमने ग्रीन बीटल्स के एग्जांपल में देखा कि ग्रीन बीटल्स जो है वो बुशेस में हाइड हो गई तो उनको उसका सर्वाइवल एडवांटेज मिला और रेड बीटल्स धीरे धीरे रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, अ सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। जीन की फ्रीक्वेंसी में किसी एक्सीडेंट के कारण सडन चेंज होना क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। देन वी डिस्कस अबाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन व्हेन subpopulation get completely separated and after a long time they reproductively isolate, then it is called geographical आइसोलेशन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने जो स्पेशिएशन के डिफरेंट मेथड थे उनको डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, आई होप सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद न्यू टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट, सो तब तक इसको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।